नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह समन कौटिल्य अकेडमी में। हमारी शतकों के शतक के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के 100 एमसीक्यू की, जिसमें हम महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इनके आंसर्स को भी कवर करेंगे। आप अपने नोटबुक में भी महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखते जाएंगे ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत आसानी से और कम समय में रिवीजन करने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान का संग्रह हो सके और यह इतिहास से संबंधित है। तो बिना समय गवाए हम सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है कार्बन C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा 2350 बीसी से 1750 बीसी माना गया है और यह सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में कई इसके स्थल खोजे गए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पाकिस्तान में, भारत में राखीगढ़ी, कालीबंगा, ठीक है, लोथल, धौलावीरा ऐसे महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। तो पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन इसके समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता उसके बाद थी, उसके समकालीन नहीं थी। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। ग्रीक की सभ्यता पहले थी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में नाल, कुल्ली और आमरी क्या होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो ये पद हैं, ये शब्द हैं, ये क्या बताते हैं? तो ये हड़प्पा के पूर्व काल के ग्रामीण स्थल हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के पहले के ये ग्रामीण स्थलों को कहा जाता था क्या? नाल, कुल्ली और आमरी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारी जो भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी इंडिया प्रोग्राम चला रही है और कूड़ेदान की व्यवस्था जगह जगह कर रही है। जैसे 6 बार इंदौर को स्वच्छता का पुरस्कार मिल चुका है। तो हड़प्पा काल में भी नगरीकरण की विशेषता देखी जा सकती है। यहाँ के नगर, यहाँ के नाली, यहाँ की सड़कें आदि प्रकार की जो भी निर्माण संरचना थी उनमें नगरीकरण के साक्ष्य थे। अर्थात जो आज हम लोग नगरों में देखते हैं वो पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उससे परिचित थे, उसको उपयोग करते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त 2 स्थल कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल थे उनमें से 2 अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए। कौन कौन से हैं? मुंडी गाक और सोरतुगाई। जो कभी पेपर में आए तो मुंडी गाक जो है अफगानिस्तान में है, सोरतुगाई अफगानिस्तान में है। ध्यान रखिएगा। गांधार बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो और सुतको तदा ये भी पाकिस्तान में है। गांधार, सुतको तदा भी पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में कौन है? अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सोरतुगाई। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा एक अंतर्देशीय द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है और यह खड़ीर बेट द्वीप या खड़िया बेट द्वीप गुजरात में अवस्थित है। ठीक, यहाँ स्थित है। ये अंतर्देशीय द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा द्वीप जो किसी देश की लैंड एरिया में स्थित होता है। तो खड़ीर बेट द्वीप पर एक धौलावीरा द्वीप स्थित है। ये कच्छ के रण क्षेत्र गुजरात में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची ने इसको जो है 2020 में धौलावीरा को कब? सन 2020 में इसको यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा। 40वां विश्व धरोहर स्थल है भारत का। पोचमपल्ली इकत क्या है? पोचमपल्ली एक गांव है तेलंगाना राज्य का और वो जो इकत है, वहाँ इकत जो है बुनाई पद्धति है, बुनाई तकनीक है, जो साड़ी वगैरह बुनाई की जाती है। ठीक, ये क्या है? बुनाई तकनीक है। बुनाई तकनीक है पोचमपल्ली और यहाँ की साड़ी फेमस है। ठीक, और जिसको 2004 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग, ये जो बुनाई तकनीक पद्धति है, इस पद्धति से साड़ी बनाने की कला यानी वस्त्र निर्माण की कला 2004 में इसको जीआई टैग मिला है और ये कहाँ है? तेलंगाना में है। पोचमपल्ली गांव है और इसको 2020 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला है। पोचमपल्ली गांव को, वहां की इकत यानी बुनाई की तकनीक को 2004 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक प्रकार का भौगोलिक संकेतक चिन्ह है जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक के अंतर्गत आता है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस एक राज्य के लिए समकालीन इतिहासकारों ने कर्नाटक सर जयमू शब्द का प्रयोग किया है? तो बताइएगा। इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अलतमगा जागीर की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अलतमगा जागीर की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो अलतमगा जागीर की शुरुआत जो है
ये जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। अलतमगा जागीर वैसी जागीर होती थी जो सरकारी अनुदान के लिए दी जाती थी और ऐसे व्यक्तियों को दी जाती थी जो राजा या बादशाह की कृपा पात्र होते थे। तो बादशाह की कृपा पात्र व्यक्ति, बादशाह की कृपा पात्र व्यक्ति अर्थात उनके संबंधी को, उनके अपने लोगों को दी जाती थी। ये जहांगीर के समय अलतमगा जागीर होती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कौन सा पूरा स्थल उत्तर पूरा पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो बताइए, उत्तर पूरा पाषाण काल के लिए कौन सा फेमस नहीं है? पाषाण काल ऐसा काल कहलाता है जिस समय जो आदिमानव था वो पत्थरों के औजारों, पत्थरों के कार्यों पर निर्भर रहता था। और वो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बाद का काल उत्तर पाषाण, ये पाषाण काल के बाद का काल उत्तर पाषाण कहलाता है। और इस समय जो चित्र हैं कौन कौन से प्रसिद्ध नहीं है? भीमबेटका तो प्रसिद्ध है, लखोडियार प्रसिद्ध है, बराबर नहीं है। बराबर क्या है? बराबर जो है आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था, आजीवक संप्रदाय। और ये कहाँ? बिहार में, ठीक बराबर की पहाड़ियों पर, बिहार में बराबर की पहाड़ियों पर ये गुफाएं बनाई गई थी। बराबर की पहाड़ियों पर बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बनाई गई थी। और ये 600, ये जो समय है ये 600 बीसी के आसपास का समय है, यानी महाजनपद काल के समय का। और ये उत्तर पाषाण काल जो काला कहलाता है, ये बहुत हजारों लाख साल पहले की बात है। तो इस समय ये स्थल शामिल नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से शून्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शून्य के साक्ष्य के अभिलेख ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। और ग्वालियर अभिलेख जो है राजा भोज से संबंधित है और राजा भोज परमार वंश के शासक थे। और यहाँ चतुर्भुज मंदिर, ठीक विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, इसमें अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां से शून्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ग्वालियर अभिलेख इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ को संस्कृत में लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया? वैसे बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में ज्यादा लिखे गए हैं, क्योंकि पाली भाषा जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी और महात्मा बुद्ध जो है वो पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। तो ऐसी भाषा जो जन सामान्य की भाषा हो, और उस भाषा में अगर आप कोई पुस्तक रचते हैं या कोई समाचार पत्र छापते हैं या कोई प्रवचन जारी करते हैं, सुनाते हैं, उसको लोग ज्यादा सुनेंगे। इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा बढ़ा। और संस्कृत जो है क्लिष्ट भाषा थी और जन सामान्य की भाषा नहीं थी, पढ़े लोगों की भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की। तो यहाँ जो बौद्ध ग्रंथ है संस्कृत में नहीं, संस्कृत में लिखा गया है। वो ग्रंथ है विमशतिका। विमशतिका की रचना जो है वसुबंधु ने करी थी, वसुबंधु जिनको हम वसुमित्र भी कहते हैं। और ये जो है चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। 1ली शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, उसके काल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इन्होंने संस्कृत में लिखा विमशतिका, ध्यान रखिएगा। बाकी दीपवंश महावंश ये जो है दीपवंश महावंश ये श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है। इन कथनों पर विचार करें और असत्य एक मुख का चयन करें। असत्य मतलब गलत कौन सा है? तो फ्रांसवा बार्नियर फ्रांस से है, सही है। मार्को पोलो इटली का यात्री था, सही है। इत्सिंग चीन का यात्री था, ये भी सही है। इब्न बतूता तुर्की, ये गलत है, क्योंकि इब्न बतूता जो है मोरक्को का था। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखने वाला लेखक था जो मोरक्को देश का निवासी था। ठीक, और ये तुर्की का नहीं था। इसके द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है रिहला कहलाता है। और रिहला में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो मध्यकालीन इतिहास है उसको वर्णित किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका वृत्तांत यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है इब्न बतूता का। ये मोरक्को का था और अरबी लेखक था, ध्यान रखिएगा, अरबी लेखक था। अब इसमें कुछ प्रमुख पद दिए गए हैं जिनसे संबंध हमको बताना है। इसमें क्या संबंधित होगा? मीर बख्शी का संबंध किससे है? मीर बख्शी का संबंध सैन्य अधिकारी से। ये जो पद है ये मुगल काल दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंध रखते हैं। तो इसमें मीर बख्शी का रिलेशन किससे है? सैन्य अधिकारी से। अमीन कौन होता था? अमीन जो होता था भू राजस्व अधिकारी हुआ करता था, जैसे आज तहसीलदार है, उस समय भू राजस्व अधिकारी हुआ करता था, अमीन कहते थे उसको। कानून को क्या होता था? कानून को राजस्व अभिलेखों का रक्षक कहलाता था, कानून को राजस्व अभिलेखों का रक्षक। सूबेदार कौन होता था? सूबेदार प्रांतपति होता था। सूबेदार कौन होता था? प्रांतपति। जैसे आज कमिश्नर होता है, तो एक प्रांत जो बांट दिया जाता था,
उस क्षेत्र का जो प्रमुख होगा उसको सूबेदार कहेंगे। आज प्रांतपति के रूप में अगर हम समझें तो एक प्रांत का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका मिलान कर लेंगे, पहले का पहला और दूसरे का तीसरा। ठीक, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में भाग दुग्ध शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में मिलता है? तो भाग दुग्ध शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किसको कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में भाग दुग्ध शब्द का प्रयोग कोषाध्यक्ष के लिए किया जाता था। कोषाध्यक्ष कौन होता था? जो खजाने का रक्षक होता था, खजाने के संबंध में लेखा जोखा रखता था, उसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था। आगे बात करेंगे, किस ग्रंथ में स्त्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है? तो आपको पता होगा कि समाज में स्त्रियों की दशा में काल विशेष में गिरावट आई और कुछ समय इनको सम्मान भी मिला। जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी जिसमें मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल जब हम बात करते हैं तो उस समय स्त्रियों को बराबर सम्मान का अधिकार मिलता था, उनको बराबर पुरुष के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। कई प्रकार की जैसे मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, आपला, घोषा जैसी महत्वपूर्ण विदुषी महिलाओं का वर्णन है और जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना करी। ठीक, बाद में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में धीरे धीरे गिरावट आती गई और राजपूत काल में, मुगल काल में ऐसे तो स्त्रियों की दासी प्रथा प्रचलित हुई, महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु समझा जाने लगा। ठीक है, और इसीलिए एक किसी शायर ने कहा है कि पहले भारत में नारी को देवी सा पूजा जाता था, फिर उसको पददलित करके घर में ही रौंदा जाता था। पुनः जागरण का युग आया, नौ स्त्रियों का सम्मान बढ़ा और अपने ही श्रम पौरुष से उसको ऊंचा स्थान मिला, उसको ऊंचा स्थान मिला। तो इस तरीके से महिलाओं को उन्नति के अवसर आज मिले हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देकर उनका उन्नयन और सशक्तिकरण कर रही है। एक प्रश्न पूछा गया, समस्त दुखों का कारण किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ था और यहाँ ध्यान रखिएगा ब्राह्मण, ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। आगे बात करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपको पता होगा कि जैन धर्म जो है एक समतावादी धर्म था और ये वैदिक धर्म की जो कर्मकांड थे, उस समय की जो कमियां थी, उसके कारण बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ था और उसके 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के टोटल कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी। कौन थे 24वें? महावीर स्वामी। इनको हम ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि बाद में थे। और जो संस्थापक थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था वृषभ। वृषभ मतलब होता बैल। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैन धर्म में संलेखना, संधारा, निषिद्ध शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में मिलता है? तो इस शब्द का जो प्रयोग है ये उपवास द्वारा शरीर त्याग के संबंध में मिलता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जब हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो इसमें कठिन काया क्लेश पर जोर दिया जाता है। कठिन काया क्लेश का मतलब अपना शरीर त्यागना उपवास के द्वारा, अन्न जल को त्याग करके। संथारा प्रथा उसको बोलते हैं, निषिद्ध या संलेखना कहते हैं, मतलब उपवास द्वारा बिना अन्न जल ग्रहण किए शरीर को प्राकृतिक रूप से मरने की दशा में छोड़ देना, ये होता है संलेखना। जैन धर्म में किया जाता है और इसको जो सिद्ध साधु होते हैं, जैन साधु होते हैं, उसको अपनाते हैं। गृहस्थ लोगों के आवश्यक नहीं होता। तो ये जो विधि है इसके तहत किस राजा ने, आपको बताना है कि किस राजा ने इस विधि के तहत संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्यागा था? तो बताइए, ये राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलगोला में इस विधि से अपना शरीर त्यागा था। पंचम कार का संबंध किससे है? पंचम कार का संबंध वज्रयान संप्रदाय से। ध्यान रखिएगा, वज्रयान संप्रदाय से किसका संबंध है? पंचम कार का। पंचम कार में मध्य, मत्स्य, ठीक है, मदिरा, ऐसे मुद्रा जैसे 5 पंचम कार का प्रयोग किया जाता है और ये पंचम कार वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है। जिस प्रकार से सिख धर्म में 5 का कार होता है, कड़ा, केस, कंघी, कृपाण, कच्छा। किस ग्रंथ में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं? तो बताइए कौन सा ग्रंथ है? विनय पिटक है, जिनके लिए उनके अनुशासन संबंधी, आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। कौन सा ग्रंथ है? विनय पिटक। ठीक, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक। अब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस वंश के शासन काल में हुआ था? बताइए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? हर्यक वंश के शासन काल में हुआ था। राजा कौन था? अजातशत्रु। राजा कौन था? अजातशत्रु।
तो राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और उसी के समय प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में हुआ था और ये जो है कहाँ हुआ था, ये हुआ था राजगृह में। राजगृह कहाँ है, बिहार में, ठीक, ध्यान रखिएगा, राजगृह में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। आगे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है, बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विशाखदत्त मुद्रा रक्षा सही है। क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी ये भी सही है। सोमेश्वर रथ रत्नमाला सही है। सूर्यदेव सोमदेव सूर्य सिद्धांत ये गलत है, ठीक, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। और सोमदेव की प्रसिद्ध रचना क्या है? सोमदेव की प्रसिद्ध रचना है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर सोमदेव की है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना, इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ये वाला जोड़ा गलत है। आगे बात करते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब किया गया था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक था, मौर्य वंश का राजा था और राज्याभिषेक इसका 269 बीसी में हुआ था। हालांकि गद्दी पर बैठ गए थे 273 ईस्वी में, लेकिन राज्याभिषेक 261 बीसी में हुआ था और 261 में इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार को देखकर उनका हृदय पसीज गया, हृदय परिवर्तन हो गया और ये युद्ध से शांति की ओर अग्रसर हो गए और एक अशोक का धम्म चलाया इन्होंने। ठीक, तो सम्राट अशोक के बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते ही हैं इतिहास में। इन्होंने अपना धम्म चलाया और धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, चीलों पर जो है, त्रिरत्नों पर जोर दिया। महामात्य अप्सर किसे कहा जाता है? महामात्य अप्सर तो पहले ये समझिए कि ये पद किस शासनकाल से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित था और मौर्य काल में महामात्य अप्सर को गुप्तचरों का प्रमुख को कहा जाता था। जो गुप्तचरों का मुखिया होता था, लीडर होता था, उसको महामात्य अप्सर्प की पदवी दी जाती थी। और गुप्तचर क्या कहलाते थे? गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। और इन सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसकी रचनाकार कौन है? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य है। आचार्य कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी है जिसमें मौर्य वंश का इतिहास है। आगे, और मौर्य वंश के इतिहास के साथ साथ क्या बताएगा उसमें? शासन सिद्धांतों की पुस्तक है वो, अर्थशास्त्र। मालविका अग्निमित्रम में किस शासक द्वारा किस शासक जो शासक है अग्निमित्र, उसका वर्णन किया गया है। अग्निमित्र किस वंश का शासक था? शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था और इसका राजा पुष्यमित्र शुंग पहला था, संस्थापक था। उसी का पुत्र था ये अग्निमित्र। और अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को प्रसंग बनाकर कालिदास ने अपनी रचना रची है, मालविका अग्निमित्रम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालविका अग्निमित्रम की जो शासक वर्णन है वो राजा हैं अग्निमित्र और वो शुंग वंश के हैं। नासिक अभिलेख में किसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है? तो नासिक अभिलेख जो है, नासिक अभिलेख कहाँ है? महाराष्ट्र में है और ये किसका अभिलेख है? गौतम बलश्री। गौतम बलश्री, गौतम बलश्री का अभिलेख है और ये सातवाहन वंश के शासक थे और इसमें एकमात्र ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है। ठीक है, एकमात्र शासक किसको कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कलचुरी चेरी वंशी संवत कब प्रचलित किया गया था? 248 ईस्वी में प्रचलित किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो किस राज्य में अति महत्वपूर्ण बंदरगाह था? कौन सा एक था? ध्यान रखिए, बताइए कौन सा था? तो मोटुपल्ली था। ध्यान रखिएगा, मोटुपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसको मोरपल्ली या मोटुपल्ली कहा जाता है और ये काकतीय राजा के समय में अति महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, काकतीय राजा दक्षिण भारत में कर्नाटक और उस संबंधित क्षेत्र में एक राज्य था, वारंगल कहलाता था। ठीक है, तो काकतीय में वारंगल में काकतीय वंश था और वहीं उनके सेनानायक भी थे, दरबार में रहते थे। हरिहर बुक्का बाद में जो है उन्होंने अपना वंश स्थापित किया, संगम वंश। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का बाइबल जो है तिरुक्कुराल को कहा जाता है। तिरुक्कुराल की रचना तिरुवल्लुवर ने करी थी। तिरुवल्लुवर एक ऋषि रहे और इन्होंने तिरुक्कुराल की रचना रची और तिरुक्कुराल जो है तमिल साहित्य का क्या कहलाता है? तमिल साहित्य का बाइबल कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी? किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी? तो राष्ट्रकूट शासक गंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। लेकिन ये जो मान्यखेत को राजधानी बनाने वाला शासक था अमोघवर्ष था। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक था और इसने मान्यखेत को राजधानी बनाया था राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश किससे संबंधित था? त्रिपक्षीय संघर्ष से सभी संबंधित है और एलोरा की गुफाओं का निर्माण से संबंधित है, कैलाश मंदिर के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ किसके विजय का प्रतीक है? पहले तो बताइए आप कि मेहरौली का लौह स्तंभ है कहाँ? है ये दिल्ली में और ये जो है ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विजय का प्रतीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इतिहास की जानकारी का स्रोत हमें लौह स्तंभ जो है मेहरौली का वो भी प्रदान करता है। वहां की कुछ लिखी हुई चीजें जो हमको बताती हैं। और ये मेहरौली का लौह स्तंभ जो द्वितीय चंद्रगुप्त के समय निर्माण किया गया था उसमें कहा जाता है कि आज तक जंग नहीं लगी है, जो उस समय की स्थापत्य कलाकारी का एक अजूबा नमूना है। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है? तो कौन सा गुप्त शासक है जिसके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन किया गया है? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। आगे बात करते हैं। गुप्त काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक को कहा जाता था? गुप्त काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। गोप्ता, ध्यान रखिएगा, गोप्ता कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करें और बताना है कि ये गुप्त काल में उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब होते थे। इसमें क्वेश्चन है गलत कौन सा है? गलत बताइए, गलत कौन सा है? ठीक, तो गुप्त काल में उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब होते थे, ये गलत है क्योंकि सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन उत्तर भारत में कूप और वर्षा थी, वर्षा होना और कुआं। ठीक, दक्षिण भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं थे? नहीं, दक्षिण भारत में तालाब था। ठीक है, तालाब हुआ करता था। इस प्रकार से ये दोनों कथन गलत है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टांग हृदय की रचना किसने करी? संस्कृत भाषा में एक महान आयुर्वेदाचार्य थे और उनका नाम था बाघभट्ट। बाघभट्ट की रचना है अष्टांग हृदय। ठीक है, इसमें उन्होंने शरीर की निरोगी होने के बारे में कई विधियों का उल्लेख किया है। महामोक्ष परिषद में किसकी पूजा होती थी? महामोक्ष परिषद जैसे वर्तमान में कुंभ का मेले आयोजन होता है हर 12 साल में, ठीक है, भारत में 4 स्थानों पर, तो उसी प्रकार से महामोक्ष परिषद भी पहले आयोजित किया जाता था और ये हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित किया जाता था। कहाँ आयोजित किया जाता था? ये इलाहाबाद में। इलाहाबाद का पहले नाम था प्रयागराज, उस समय इसका नाम प्रयागराज था। वर्तमान में भी प्रयागराज हो गया है। अकबर के समय में, मुगल काल में प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किया गया था। तो महामोक्ष परिषद में पूछ रहा है पूजा किसकी होती थी? पूजा इन तीनों की होती थी, बुद्ध की भी, सूर्य की भी और शिव भगवान की भी। तो ऊपर सभी हो जाएगा। और ये महामोक्ष परिषद हर 5वें वर्ष आयोजित होता था, हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित करवाया जाता था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी शक्ति शामिल नहीं थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इनके बीच हुआ था, चालुक्य नहीं थे। ठीक है, चालुक्य इसमें नहीं थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोलों का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या था? चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। और बाघ जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। चोलों की महत्वपूर्ण विशेषता उनका स्थानीय प्रशासन थी, जो आज हमारे पंचायती राज और नगरीय स्वशासन प्रणाली में दिखाई देता है। लाल चेर के नाम से किसको कहा जाता था? तो कौन सा चेर शासक था जिसको लाल चेर कहा जाता था? वो था पेरुंजेरल इरमपोरई। ठीक है, पेरुंजेरल इरमपोरई। ठीक है, संगम काल में अराग्रेटिक का प्रयोग किसके लिए होता था? मलमल के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलमल के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, मलमल के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा मलमल। नेक्स्ट बात करते हैं। प्राचीन काल में शिक्षण संबंधी में कौन से कथन असत्य है, सुमेलित नहीं है? बताइए। तक्षशिला धनुर्विद्या का वैधक की शिक्षा थी, सही है। नालंदा अभियान के अनुसार इस विश्वविद्यालय के संस्थापक शक्रादित्य था, सही है। और वल्लभी सिंह के अनुसार यहाँ के स्नातकों के प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, ये भी सही है। विक्रमशिला 7वीं सदी के मध्य इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य स्थिरमती थे, ये गलत है। ठीक, आचार्य स्थिरमती तक्षशिला के थे, विक्रमशिला के नहीं थे, ध्यान रखिएगा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अभिलेख में लकुलिस को पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें लकुलिस के पाशुपत मत अपनाने के बारे में जानकारी प्रदान करता है? वो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या? मथुरा अभिलेख, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें से सुमेलित करना है कौन सा स्थल कहाँ स्थित है? तो बताइए, शिशुपालगढ़ स्मारक स्थल और एक प्रकार राज्य है, इनका मिलान करना है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, पिपराहवा उत्तर प्रदेश में है, गोलपाड़ा असम में है, विष्णुपुर मणिपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, चौथा नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है बताना है आपको। तो भारत जो है कई त्योहारों का देश है, यहाँ विभिन्न धर्म के भाषा भाषी, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। ठीक, और कवि इकबाल ने लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलस्ता हमारा। तो विरूपाक्ष मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है और ये है हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और हम्पी की जो स्मारक है इसको 50 रुपए की वर्तमान जो नई नोट है उसमें भी दिखाया गया है। ठीक, हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक, ध्यान रखिएगा और इसको याद रखिएगा। कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है बताना है। रवि कीर्ति कौन था? दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का, जिसने एहोल अभिलेख की रचना करी। ये बिल्कुल सही है। भवभूति यशोवर्मन के दरबार में रहते थे कन्नौज में। इनको भारत का मिल्टन कहा जाता है, संस्कृत के महान नाटककार हैं। हरिशेन, हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के समय था। ठीक है, हरिशेन किसके समय था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। ठीक, और ये हर्षवर्धन के समय में नहीं था, हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट था। तो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है इलाहाबाद में, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। दंडी नरसिंह वर्मन के समय था, ये सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, सुमेलित नहीं। आगे बढ़ते, किस चंद्र शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया था? किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया था? बताइए, इसमें आंसर हो जाएगा ये कालिंजर को बनाने वाला धंगदेव। ठीक है, जो चंदेल शासक थे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। और वो जो है यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल स्थल है। मध्य प्रदेश के पहले सन 1986 में स्थापित किया गया, इसीलिए खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ भी कहा जाता है। और चंदेल शासकों में कालिंजर और खजुराहो का विशेष महत्व है। धंगदेव ने कालिंजर को राजधानी बनाई थी। चंदेल शासक ही एक राजा थे, उनका नाम था परमर्दी देव। परमर्दी देव के सेना नायक ही थे आल्हा और उदल। आल्हा और उदल की वीरता को आधार बनाकर उनकी शौर्य गाथा को जो जगनिक है, जगनिक कवि ने आल्हा खंड या परमाल रासो रचा है। परमाल रासो में परिमल जो ये राजा थे परमर्दी देव, उनके बारे में वर्णन किया है और उनके जो सेना नायक थे आल्हा और उदल, उनकी वीरता का बखान किया है। इसमें 52 युद्धों का वर्णन किया है आल्हा और उदल की कहानी को। और इस प्रकार से जो आल्हा खंड है ये दुनिया की सबसे बड़ी कंठस्थ लोक गाथा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो धंगदेव इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो कल्पतरु है ये गोविंद चंद्र राजा था। गोविंद चंद्र राजा का एक मंत्री था लक्ष्मीधर, उसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर इसमें है नहीं। लक्ष्मीधर कौन था? गोविंद चंद्र का मंत्री था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आगे, किस हिरण्य किस प्रकार का कर था? एक प्रकार से हाँ, ये कौन राजा के दरबार, राजा भोज के दरबारी कवियों में शामिल नहीं था। तो राजा भोज के दरबार में भास्कर भट्ट था, दामोदर मिश्र था, धनपाल था, धनंजय नहीं था। धनंजय नहीं था, धनंजय वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। तो धनंजय तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। हिरण किस प्रकार का कर था? हिरण जो है एक प्रकार से नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था, ध्यान रखिएगा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किस वंश का वर्णन किया है? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में वर्णन किया है, चौहान वंश के बारे में वर्णन किया है। और पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है जिसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ हुए युद्ध का वर्णन, पृथ्वीराज विजय का उल्लेख किया है। और चंद्रवरदाई खड़ी बोली में रचना रची है कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान
8 8 24 गज अंगुलश प्रधान, ताऊ पर सुल्तान है मकचू को चौहान। शब्द विधिवाद में प्रवीण थे तुलसीदास चौहान तृतीय, इसलिए चंद्रवरदाई जो है उनको दे रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को मारो। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान में, सिंधु और झेलम के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा इसकी अवस्थिति। आगे बात करते हैं, अरबों ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र आक्रमण किया? अरबों ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो आक्रमण था, सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो मुंबई में किया था, ठीक है, मुंबई में किया था 637 एडी में, 637 एडी में, लेकिन असफल था। ये कैसा था? ये असफल था, ठीक। और जो सिंध में किया था 712 में, ये सफल था, ठीक है। ये सफल आक्रमण पूछे तो सिंध, और पहला आक्रमण पूछे तो मुंबई बताना है। आगे बात करते हैं, अगर मुंबई ना रहे तो फिर सिंध बताना है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनवी पहला सुल्तान था, ठीक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। यदि दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछे तो इल्तुतमिश पहला शासक था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अल-बरूनी किस पुस्तक में महमूद गजनवी के जीवन का वर्णन किया है? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार था और इसने अपनी पुस्तक तारीख यामिनी में महमूद गजनवी के जीवन का वर्णन किया है। जबकि किताबुल हिंद में, भारत की खोज नामक पुस्तक में, किताबुल हिंद में उसने भारत के बारे में वर्णन किया, राजपूत काल के बारे में वर्णन किया है और उसने भारत की मानसून जलवायु के बारे में भी बताया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लाख बख्श और कुरान खां के रूप में किसको कहा जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, कुरान खां मतलब कुरान की जो आयतें थी, कुरान के जो अध्याय थे उसको बड़े लय के साथ गाता था, इसलिए कुरान खां कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा। तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया था? तुर्काने चहलगानी का गठन प्रशासनिक संगठन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और प्रशासन के संगठन के लिए इसका गठन किया था। आगे बात करते हैं, इसमें से प्रमुख विभाग हैं, उनसे संबंधित प्रमुख शासक हैं जो मेल खाएंगे उनको बताना है। दीवाने अर्ज बलबन से संबंधित है, सैन्य विभाग था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंध रखता है। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध रखता है। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है और ये बंदियों के संबंध में कल्याण की बात करता था। तो पहले का आंसर हो जाएगा तीसरा और दूसरे का जो है दूसरा, ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, ठीक। आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में करों की मनमानी पर अंकुश लगाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो करों की मनमानी पर अंकुश लगाने वाले अधिकारी को कहा जाता था दादबक, दादबक कहा जाता था, ठीक। और दिल्ली सल्तनत पर कई शासकों का शासन था, जैसे पहला गुलाम वंश, मामलूक वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश आ गया और लोधी वंश का पतन हुआ। इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ, बाबर जीता और बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित करी, ठीक है। किसे उर्दू गद्य का जन्मदाता कहा जाता है? तो मुल्ला रमूजी को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे लोहे के इब्न बतूता पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता पुस्तक, इब्न बतूता की पुस्तक, इब्न बतूता कौन था? मोरक्को का अरब यात्री था और अरबी भाषा में लिखने वाला था और इसकी जो रचना है किताबुल रहला है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया था इसकी विद्वता से प्रभावित होकर। लोहे के हलों की खोज किसने करी थी? तो लोहे के हलों की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विलियम जोन्स लोहे के हलों की खोज करने वाला व्यक्ति था, ठीक। आगे बात करेंगे, बंगाल प्रांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बंगाल प्रांत के संबंध में जो गलत कथन है वो बताइए। अलाउद्दीन अली शाह ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया, सही है। अलाउद्दीन अली शाह ने सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया, सही है। अलाउद्दीन अली शाह ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में स्वयं को शासक घोषित किया, ये गलत है क्योंकि ये मोहम्मद तुगलक के समय में, मोहम्मद तुगलक के समय में अलाउद्दीन अली शाह ने क्या किया था? स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। बंगाल का शासक था अलाउद्दीन अली शाह। मालवा की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने करी थी? तो हुसैन खां गौरी ने की थी। किसने की थी? हुसैन खां गौरी ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे लोहार वंश का संबंध किससे है? दोस्तों लोहार वंश कश्मीर का वंश था और
कश्मीर से संबंध रखता है लोहार वंश, उत्पल वंश, ठीक है, कारकोट वंश, ये सब कश्मीर के वंश थे। बारबोसा नामक किस यात्री ने विस्पुरुष कहा है? तो बारबोसा नामक यात्री ने किसे विस्पुरुष कहा है? तो बारबोसा ने विस्पुरुष कहा है महमूद बेगड़ा को। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था, ठीक है, इसको कहा है। आगे बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश का सही कालक्रम क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश का जो कालक्रम है, पहला होगा संगम वंश, ठीक, फिर होगा इसके बाद सालु वंश, फिर तुलु वंश, फिर होगा अरबीडु वंश, ठीक है। 1336 में स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, और 1485 तक यह वंश रहा। 1485 से 1505 तक सालु, फिर उसके बाद तुलु और बाद में अरबीडु वंश रहा। तो ये दूसरा हो जाएगा और तीसरा पहला चौथा, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, हिंदुओं से जजिया कर वसूलने पर रोक लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो हिंदुओं पर जजिया कर वसूलने पर रोक लगाने वाला भारत का पहला शासक मुस्लिम कौन था? बताना है। ये शासक था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन जो है कश्मीर का शासक था। और यदि पूछेगा कि पहला मुगल शासक कौन था, तो अकबर था, ठीक। पहला शासक मुस्लिम जैनुल आबदीन, ये कश्मीर का था। लेकिन यदि मुगल शासक पूछे तो अकबर, ठीक, 1564 में इसने लगाया था रोक। आगे बात करते हैं, बाबर ने अपने किस युद्ध के दौरान जिहाद की घोषणा करी थी? बाबर ने अपने किस युद्ध के दौरान जिहाद की घोषणा करी थी? खानवा का युद्ध 1527 के दौरान जो है इसने जिहाद की घोषणा की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस आक्रमण के दौरान शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवा दिया होता? तो ये है मारवाड़ का आक्रमण, ठीक है। कौन सा आक्रमण था? मारवाड़ का आक्रमण, शेरशाह ने इसको कहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसे कृषक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राय या रावत। राय या रावत जो है महाजन वर्ग से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। राय या रावत महाजन वर्ग से संबंधित था, ठीक। कौन से इन युग्मों पर विचार करें? बताना है आपको कौन सा युग्म सुमेलित है। सराय अदल वस्तु एवं कीमती वस्तु बाजार, सही है, बिल्कुल सही है। भूमि माप की इकाई विश्वा, बिल्कुल सही है। मसाहत नहरों पर कर नहीं, भूमि माप की इकाई होती थी। भूमि माप इकाई पद्धति, भूमि माप की इकाई की पद्धति जो होती थी वो मसाहत प्रणाली कहलाती थी, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। लेकिन सराय अदल वस्त्र और कीमती वस्तु बाजार था सराय अदल। विश्वा भूमि माप की इकाई हुआ करती थी। तो केवल 2 और 3 सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में पावना क्या होता था? मुगल काल में पावना जो होता था वो जमींदारों को वसूली के लिए दिया जाने वाला वेतन था, ठीक। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन से यात्री शाहजहां के काल में आए थे? तो ये सभी यात्री शाहजहां के काल में आए थे। फ्रांस का फ्रांसिस वेर्नियर, निकोलाउ मनुची और जॉन ट्रेवेनियर, तीनों आए थे शाहजहां के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताइए, आप अपने अनुसार टिक करें। दारा सिकोह को लघु अकबर कहा गया है, सही है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी, सही है। और दारा सिकोह शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य था, ये गलत है। शेख अहमद सरहिंदी इसका गुरु नहीं था। शाहजहां आगरा किले में कैद रहा, सही है। नस्तालीक क्या है? तो बताइए नस्तालीक क्या है? नस्तालीक जो है एक फारसी लिपि थी जो मध्यकाल में प्रचलित थी, ठीक। आगे बात करते हैं, मशरूत व्यवस्था किसके शासनकाल में लाई गई थी? मशरूत व्यवस्था किसके शासनकाल में लाई गई थी? तो मशरूत व्यवस्था जो है ये किस शासक के शासनकाल में लाई गई थी? बताइए। मशरूत व्यवस्था ये शेरशाह के शासनकाल में लाई गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अकबर द्वारा चलाया जाने वाला सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या था? अकबर के समय चलाया जाने वाला सोने का बड़ा सिक्का संसब था। संसब 101 तोले के समान था और 101 तोला सोना के बराबर यह सिक्का था, ठीक, संसब नाम था। दहसाला व्यवस्था कब से प्रारंभ की गई? दहसाला बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है और अकबर के समय की सबसे बड़ी भू राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है ये। और ये जो है 1581 में प्रारंभ की गई, 1581 में, ध्यान रखिएगा।
कब प्रारंभ की गई है? 1581 में, ठीक है, 1581 में। आगे बात करते हैं, मुगल काल में वाक्यानवीस का प्रमुख कार्य होता था। मुगल काल में जो वाक्यानवीस होता था वो समाचार लिखने वाला न्यूज राइटर होता था, ठीक है, समाचार लेखक। आगे बात करते हैं, कौन सा कथनों पर निम्न कथनों पर असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कौन सा होगा? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना करी है, सही है। विल्हण ने विक्रमांक देव चरित की रचना करी है, सही है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना करी है, सही है। और हेमचंद ने भोज प्रबंध की रचना करी है, गलत है। ठीक, ये जो भोज प्रबंध है क्षेमेंद्र की रचना है, इसकी नहीं है। आगे बात करते हैं, सॉरी, भोज प्रबंध जो है विल्हण नामक व्यक्ति की, विल्हण नामक विद्वान की रचना, विल्हण, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रथम वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, और इसमें 10 मंडल हैं। हर मंडल के अलग अलग ऋषि कहे जाते हैं कि इनको रचा है, ठीक। और कहा जाता है कि जो ऋषि इन्होंने रचा है ये देववाणी को रचे हैं, भगवान की भाषा को, भगवान की वाणी को, भगवान के लेख को। तो संबंधित जो ऋषि हैं जिन्होंने रच लिखा है उसको, प्रथम ऋषि का नाम है अंगिरा, द्वितीय का नाम है गृत्समक, तीसरे का नाम वश्वामित्र, चौथे का नाम वामदेव, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाला जो ऋषि थे वो अगस्त थे, अगस्त ऋषि थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन से ऋषि थे वो, अगस्त ऋषि थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक जो थे वो कहलाते हैं नान्यदेव। नान्यदेव को कर्नाट वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत में ईरान के आक्रमण की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है? तो बोगाज को यह अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ईरान से भारत में आर्यों की आगमन की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा 1400 ईसा पूर्व का है बोगाज को यह अभिलेख। विंध्य क्षेत्र के किस स्थान से मानव कंकाल मिला है? बताइए। तो ये लेखरिया है, लेखरिया विंध्य क्षेत्र का स्थान है जहां से नर्मदा नदी के किनारे स्थान है जहां से मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेखरिया। सातवाहन अभिलेख में प्राप्त होने वाला निवर्तन शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो सातवाहन अभिलेखों में निर्दिष्ट करने वाला शब्द जो है ये जो बताता है निवर्तन एक प्रकार की भूमि माप को बताता है, ठीक है। और ये सातवाहन काल के संबंध में था। दामोदर ताम्रपत्र जो स्थानीय प्रशासन के विवरण देता है किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है भैया? ये रिलेटेड है आपका दामोदर ताम्रपत्र कुमार गुप्त प्रथम के समय से, ठीक है। आगे बात करते हैं, मथुरा स्तंभलेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किस नाम से स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। मथुरा स्तंभलेख में ये 2 शिवलिंग, ये जो शिवलिंग थे उदिताचार्य ने मथुरा स्तंभलेख में वर्णित है, उन्होंने स्थापित किया था कपिलेश्वर और उपमितेश्वर, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है किसमें? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? 130 से 150 ईस्वी के बीच का अभिलेख है। शक राजा रुद्र दामन का अभिलेख है। जूनागढ़ गुजरात में गिरनार की पहाड़ी के पास अवस्थित है और यहाँ से अब चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। वहां जो झील थी उसके पुनर्निर्माण के उल्लेख के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्वेत लौह का संदर्भ देकर किसने भारत के प्राचीन काल में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य दिया है? तो ये है कर्टियस। कर्टियस ने इसके बारे में बताया है। आगे बात करते हैं, तिस्स किसका समकालीन था? तो तिस्स जो है बौद्ध विद्वान था और किसका समकालीन था आपको बताना है, बताइए। ये है अशोक। अशोक के शासन काल में ये जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे हैं मोगलीपुत्र तिस्स,
ठीक, और ये अशोक के समय में थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच जो झेलम का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम का युद्ध हुआ था 326 बीसी में। 326 बीसी में व्यास नदी के किनारे पोरस के बीच लड़ाई हुई थी सिकंदर की। सिकंदर विश्व विजय का सपना लेकर भारत के पर आक्रमण की कोशिश करी, और जब पोरस से लड़ा जीत भी गया, लेकिन पोरस के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उनका राज वापस लौटा दिया और उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और फिर वापस चला गया। 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। ठीक, वह सिकंदरिया का रहने वाला शासक था जिसकी महत्वाकांक्षा साम्राज्य विस्तार थी और पूरे दुनिया में विश्व विजय का जो पताका है उसको फहराना था, और धन संपदा को लूटना भी उसका उद्देश्य हुआ करता था। ठीक, जब उस पोरस से लड़ाई लड़ा था तो उसने लड़ाई लड़ने के बाद कहा था कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा एक दोस्त जैसे दूसरे दोस्त के साथ करता है, एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ करता है। तो फिर सिकंदर ने उसको अपना दोस्त बना दिया, साम्राज्य लौटा दिया। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में भी मिलते हैं, खरोष्ठी में भी मिलते हैं, ग्रीक और आर्मेयिक में भी मिलते हैं। ठीक, तो तीनों हैं इसके आंसर। नेक्स्ट बात करें, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी एक अफगान वंशी शासक था और ये 1540 से 45 ईस्वी तक दिल्ली का शासक बना और सूरवंश की स्थापना करी। ठीक, और बाद में फिर हुमायूं जो है मुगल शासक बन गया। तो इसके समय 1540 से 45 जो 5 वर्ष का शासन काल रहा शेरशाह सूरी का, उसने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, जैसे जीटी रोड का निर्माण कराया, जो हमारे वर्तमान नेशनल हाईवे 1 और 2 है उसको मिला दिया जाए तो अमृतसर से ये दिल्ली तक का, इसको हम जीटी रोड कहते हैं। ठीक, शेरशाह सूरी ने बनवाया था और शेरशाह सूरी का मकबरा आपका है सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे, तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ होता है? तो जिहाद का अर्थ होता है दार उल इस्लाम। ठीक है, दारुल इस्लाम होता है जिहाद का अर्थ। औरंगजेब ने चलाया था, औरंगजेब जो मुगल शासक था। आगे, निम्न में से किस कवि को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो उत्तरपथ के स्वामी की उपाधि से किसको संबोधित किया गया? ध्यान रखिएगा, यह है धर्मपाल। धर्मपाल को जो है उत्तरपथ का स्वामी की संज्ञा दी गई थी। ठीक, आगे बात करें, रानी दिद्दा किस वंश की राजकुमारी थी? रानी दिद्दा का जब नाम आएगा तो लोहार वंश का नाम आएगा, और लोहार वंश जो है कश्मीर का वंश है और कश्मीर की राजकुमारी थी, और बाद में इनका विवाह जो है उत्पल वंश के राजा क्षेमेंद्र से हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ लोहार वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, तेनाली रामकृष्ण ने रचना किसकी की थी? तो तेनाली रामकृष्ण एक ऐसे विद्वान थे तुलुभ शासक कृष्णदेव राय के समय में, जैसे अकबर के समय नवरत्नों में शामिल बीरबल हुआ करते थे। महान विद्वान थे, चतुर थे, और उसकी चतुराई के किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। वैसे ही जो तुलुभ शासक थे कृष्णदेव राय, जो अष्ट दिग्गज उनके विद्वान थे, उन्हीं में से एक थे तेनाली रामकृष्ण। उन्होंने एक रचना रची थी, उसका नाम था पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने करी थी। ध्यान रखिएगा। आगे, किसने कहा था कि ताजमहल संगमरमर के रूप में एक स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की है? ठीक, ताजमहल संगमरमर के रूप में एक स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की है। यह कथन किस विद्वान का है, किस इतिहासकार का है? उसका आंसर हो जाएगा लेनपुल। लेनपुल का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुगल बादशाह बीड़ा बजाता था? वैसे जो कला और संस्कृति है उसका उन्नयन मुगल काल में कई शासकों के समय में हुआ, जिसमें से अकबर ने भी रुचि ली, जहांगीर ने भी ली, शाहजहां ने भी ली, लेकिन औरंगजेब के बारे में ये बहुत कम मिलता है। उसे कहा जाता है कि उसने विद्वानों को, संगीत और गीत गाने वालों को अपने दरबार से हटा दिया था। फिर भी बीड़ा बजाने के बारे में कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिक्कों आदि से, तो औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा कि बीड़ा बजाता था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बीड़ा बजाने वाला। और अकबर ने कब दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी? आप यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हो या अभी एमपीपीएससी का मेंस का पेपर देखिएगा, उसमें लिखा है
कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में क्यों जाना जाता है, अकबर एक महान शासक था कैसे? तो अकबर एक इस्लामिक शासक था, मुगल वंश का शासक था, लेकिन उसको महान या राष्ट्रीय सम्राट कहना किस तरह से न्यायोचित है, उसके ऐसे कौन से कार्य थे जो उसको महानता की श्रेणी में लाते हैं? तो उसी का एक प्रयास था दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म उसने 1582 में चलाया और एक ऐसा धर्म था जो एक ईश्वरवाद की बात करता था, एक ईश्वर की बात करता था, सबको समान रूप से मानने वाला था, सभी समुदाय के लोगों को एक करने और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था उसने। धार्मिक रूप से देश बटा हो तो उसको एक धर्म में लाकर और समानता के रूपी धर्म चलाना, सबको एक सद्भाव और प्रेम भाईचारे के साथ रखना, उसका यह प्रयास था। इसीलिए अकबर को राष्ट्रीय सम्राट और महानता की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न हो गया। इस प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमने चर्चा की, ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।